नमस्कार। बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड पेपर में आपकी नेक्स्ट पोइम है एंग्जाइटी, और ये पोइम लिखी है ए.के. रामानुजन ने। तो पोइम को पढ़ने से पहले ए.के. रामानुजन के बारे में जान लेते हैं। अट्टीपट्टे कृष्णास्वामी रामानुजम, ये इनका नाम है। अट्टीपट्टे कृष्णास्वामी रामानुजन इज़ पॉपुलरली नोन, उनको लोकप्रिय रूप से जाना जाता है एज ए.के. रामानुजन, ए.के. रामानुजन के नाम से। तो पूरा नाम एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। ही वॉज, वो थे, अ ग्रेट स्कॉलर, एक महान विद्वान, ऑफ इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य के। ही रोट, उन्होंने लिखा है, इन बोथ इंग्लिश एंड कन्नड़, इंग्लिश और कन्नड़ दोनों ही भाषाओं में उन्होंने लिखा है। ही एक्सेल्ड, उनको महारत हासिल थी, इन 5 लैंग्वेजेस, 5 भाषाओं में, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत एंड इंग्लिश, इन 5 भाषाओं के ज्ञाता थे वो। ही पब्लिश्ड, उन्होंने प्रकाशित की हैं, वर्क्स, रचनाएं, ऑन बोथ, दोनों ही पे, क्लासिकल, शास्त्रीय एंड मॉडर्न लिटरेचर, और आधुनिक साहित्य पर, ऑफ दीज लैंग्वेजेस, इन भाषाओं के। इन 1976, 1976 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने अवॉर्डेड हिम, उनको दिया पद्मश्री। एंड इन 1983 और 1983 में ही वॉज गिवन, उनको दिया गया द मैक आर्थर प्राइज़ फेलोशिप, ये मैक आर्थर प्राइज़ फेलोशिप उनको दी गई 1983 में। रामानुजन वॉज बॉर्न, रामानुजन पैदा हुए थे ऑन 16 मार्च 1929, 16 मार्च 1929 को। ही बिलोंग्ड टू, वो संबंध रखते थे, एन आयंगर ब्राह्मण फैमिली, आयंगर ब्राह्मण परिवार से, ऑफ मैसूर सिटी, मैसूर शहर के। हिज फादर, उनके पिता, अट्टीपट्ट असूरी कृष्णास्वामी, ये उनके पिताजी का नाम था, वॉज ए प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर थे, ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के, एट मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर विश्वविद्यालय में। रामानुजन्स मदर, रामानुजन की माँ, वॉज वाइडली रेड, उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया था, इन तमिल एंड कन्नड़, तमिल और कन्नड़ भाषाओं का, एंड और कंफर्टेबल, और वो आराम से पढ़ लेती थीं या अच्छा महसूस करती थीं, इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, विचारों के संसार में, यानी ये वो एक वैचारिक महिला थीं, विचारशील महिला थीं। रामानुजन चोज, रामानुजन ने चुना मैजिक, जादू को, एज हिज फर्स्ट आर्टिस्टिक एंडेवर, अपना पहला कलात्मक प्रयास, एंडेवर मीन्स प्रयास, तो पहले उन्होंने हाथ आजमाया जादू में। ही वॉज एजुकेटेड, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में, एट द मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी में, एंड रिसीव्ड, और उन्होंने प्राप्त की, हिज पीएचडी, अपनी पीएचडी इन लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान में, फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी, इंडियाना यूनिवर्सिटी से। हैविंग बीन अ लेक्चरर इन इंग्लिश, इंग्लिश के लेक्चरर रहने के बाद, एट क्लोन एंड बेलगाम, ही टॉट एट द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, तो इस यूनिवर्सिटी में वो उन्होंने पढ़ाया फॉर अबाउट 8 ईयर्स, लगभग 8 साल तक। इन 1962, 1962 में, ही जॉइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, वेयर, जहाँ, ही वॉज एफिलिएटेड, वो जुड़े रहे, थ्रू आउट, पूरे समय, द रेस्ट ऑफ हिज कैरियर, अपने कार्यकाल के पूरे समय में वो जुड़े रहे, टीचिंग इन सेवरल डिपार्टमेंट्स, और शिक्षा उन्होंने प्रदान की कई विभागों में। हाउएवर, किंतु, ही डिड टीच, उन्होंने पढ़ाया, एट सेवरल अदर यूएस यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी दूसरी अमेरिका की विश्वविद्यालयों में, एट टाइम्स, कई बार, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं, हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्केली, एंड कार्ल्टन कॉलेज, इन सभी जगह उन्होंने पढ़ाया है। इन 1976, 1976 में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम, भारत सरकार ने उनको दिया पद्मश्री। एंड इन 1983, ये तो बात अभी कही गई थी, ये फिर से रिपीट हो गई यहाँ पर, ही वॉज गिवन मैक आर्थर प्राइज़ फेलोशिप, उनको ये फेलोशिप दी गई। और ये
जो ब्रैकेट में पहले भी आया था ये सुलेमान 1994, ये किसी ऑथर ने एक किताब लिखी है, सुलेमान ऑथर का नाम है, और 1994 में वो किताब छपी है, तो उसमें इस चीज़ को उन्होंने मेंशन किया है, इसलिए ये ब्रैकेट में दे रखा है। एज एन इंडो अमेरिकन राइटर, एक इंडो भारतीय अमरीकी लेखक के रूप में रामानुजन ने प्रदर्शित किए हिज व्यूज़, अपने विचार अभिव्यक्त किए ऑन द कल्चर्स, संस्कृतियों पर, एंड कन्वेंशंस और परंपराओं पर, ऑफ द ईस्ट, पूर्व की, एंड द वेस्ट और पश्चिम की, इन पोइम्स, कविताओं में, लाइक जैसे कि द कन्वेंशंस ऑफ डेस्पेयर, तो एक कविता है उनकी द कन्वेंशंस यानी कि परंपराएं ऑफ डेस्पेयर, निराशा की। और ए.के. रामानुजन्स विजडम, ए.के. रामानुजन की बुद्धिमानी इज़ एक्सपोज, दिखाई देती है, इन कल्चरल एसेज, सांस्कृतिक निबंधों में, सच एज जैसे कि इज़ देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, क्या कोई भारतीय तरीका है सोचने का, जो ये ऐसे उन्होंने लिखा 1990 में। वेयर मिरर्स आर विंडोज़, जहाँ शीशे खिड़कियाँ होते हैं, टूवर्ड्स एन एंथोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्शंस, तो ये एक एंथोलॉजी मतलब संग्रह होता है रिफ्लेक्शंस, विचारों का, ये एक उन्होंने लिखी है बुक 1989 में। हिज कमेंट्रीज, उनके जो टिप्पणियाँ हैं, इन द इंटीरियर लैंडस्केप, ये उन्होंने की हैं इसमें टिप्पणियाँ। लव पोइम्स फ्रॉम क्लासिकल तमिल एंथोलॉजी, तो ये कुछ प्रेम की कविताएं हैं शास्त्रीय तमिल संग्रह से। फोक टेल्स यानी लोक कथाएं हैं फ्रॉम इंडिया, भारत की, एंड ओरल टेल्स और मौखिक कथाएं, तो अक्सर जो फोक टेल्स होती हैं, जो लोक कथाएं होती हैं, वो ओरल टेल्स ही होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं, वो कहीं लिखी हुई नहीं होती। फ्रॉम 20 इंडियन लैंग्वेजेस, 20 भारतीय भाषाओं से ये इन्होंने कलेक्शन एक पब्लिश किया। ही रोट सम कंट्रोवर्शियल एसेज, ही रोट उन्होंने लिखे सम कुछ, कंट्रोवर्शियल मीन्स विवादित, एसेज निबंध, ऑल्सो भी, लाइक 300 रामायण्स, तो ये जो इनका एसे है ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा। 300 रामायण्स बहुत न्यूज़ में भी रहा था, आप लोगों ने शायद ना देखा हो न्यूज़, आप छोटे भी रहे होंगे उस वक्त। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में ये इंक्लूड किया था 300 रामायण्स, 5 एग्जाम्पल्स एंड 3 थॉट्स ऑन ट्रांसलेशंस। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब इसको इंक्लूड किया गया सिलेबस में, तो इसमें क्या है, ये जो ऐसे इन्होंने लिखा है उसमें रामायण के बारे में उन्होंने 300 रामायण जैसे इसका टाइटल ही है, तो रामायण पर आधारित बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं, बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं। तो एक तो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण है, या फिर हम रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, लेकिन रामायण के बहुत सारे रूप मिलते हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, कन्नड़ है, तमिल है, तो वहाँ कंबन की रामायण है, तो इतनी सारी रामायण के रूप मिलते हैं। तो उन्होंने 300 रामायण्स का एक कंपैरिजन किया, और एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल बात, बड़ी ही विवादित बात उन्होंने अपने इस निबंध में कही कि राम और सीता कई जगह, कई रामायणों में वो पति पत्नी नहीं हैं, बल्कि उनको अलग बताया कि वो भी, जो इन्होंने कहा और जिस बात पर विवाद हुआ, तो इस वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब ये लागू किया गया सिलेबस, तो बहुत विरोध हुआ और मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो उन्होंने स्टडी की है, तो इनके फेवर में ही गया निर्णय, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेवर में गया कि भाई आप इसको लागू कर सकते हैं। लेकिन बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद ही हटा दिया था इस एस्से को अपने सिलेबस से। तो ये बहुत ज़्यादा विवादित उनका एस्से है, इसलिए आप चाहें तो इसको ना नोट कर लें, क्योंकि जो चीज़ बहुत विवादों में रही, बहुत फेमस रही, उसको आपको एक बार जानना चाहिए। A river, astronomer, Chicago Zen, elements of composition, extended family, on the death of a poem, prayers to Lord Morgan, self-portrait, still life, and the black hen, ये सब इनकी रचनाएं हैं।
जो जितने ये अभी नाम आए ये सब इनकी रचनाएं हैं। A.K. रामानुजन डाइड इन शिकागो ऑन जुलाई 13, 1993। तो A.K. रामानुजन की मृत्यु शिकागो में हुई 13 जुलाई 1993 को। अब हम आते हैं उस पोइम पर जो हमारे सिलेबस में है। पोइम का टाइटल है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी आप जानते हैं, चिंता, फिक्र। और चिंता, फिक्र ये हम सभी की लाइफ में होती हैं। किसी को किसी चीज़ की फ़िक्र है, किसी को किसी चीज़ की फ़िक्र है, अपनी अपनी चिंताएं हैं। लेकिन शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में चिंताएं ना हो। अब एंग्जाइटी के बारे में जो ख़यालात A.K. रामानुजन के हैं वो अभी हम देखेंगे। नॉट ब्रांचलेस एज द फियर ट्री। नॉट मतलब कि ये नहीं है, एंग्जाइटी ब्रांचलेस नहीं है, एज द फियर ट्री जैसा कि भय का पेड़ होता है। तो A.K. रामानुजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भय का पेड़ होता है उसकी ब्रांचेस नहीं होती, उसकी शाखाएं नहीं होती। या तो ये कहिए कि जब हम किसी चीज़ से डर रहे होते हैं, है ना, मान लीजिए हमें भूत से डर लग रहा है, तो हमें सामने वो भूत ही दिखाई दे रहा है और कोई चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो इस तरीके से रामानुजन ने उसको ब्रांचलेस कहा, यानी हम कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं उसी एक चीज़ पर जिससे हम डर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने फियर ट्री को कहा है ब्रांचलेस, यानी शाखा विहीन। लेकिन एंग्जाइटी के बारे में वो कहते हैं कि वो ब्रांचलेस नहीं है, इस यानी कि उसकी तो शाखाएं हैं। नॉट ब्रांचलेस, शाखा विहीन नहीं है, एज द फियर ट्री जैसा कि भय का पेड़ होता है। इट हैज़, इसके होती हैं, किसके होती हैं, एंग्जाइटी की, चिंता की। तो इट का मतलब एंग्जाइटी। एंग्जाइटी हैज़ नेकेड रूट्स। नेकेड मीन्स नग्न, रूट्स जड़ें। तो जड़ें आपको मालूम है धरती के अंदर होती हैं, खाली नहीं होती, मिट्टी से ढकी होती हैं, हमको दिखाई नहीं देती। लेकिन चिंता की जो जड़ें हैं वो नग्न होती हैं और हमें दिखाई देती हैं, रूट्स उसकी। एंड सीक्रेट ट्विग्स, अब ये तो उल्टा ही हो गया। ट्विग्स होती हैं लताएं, सॉरी शाखाएं, है ना, जो ब्रांचेस हैं उनको ट्विग्स बोलते हैं, टहनियाँ। सीक्रेट छिपी हुई। अब जो पेड़ होता है उसकी जड़ें तो अंदर होती हैं और ट्विग्स बाहर होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं। अब यहाँ A.K. रामानुजन कह रहे हैं कि भाई ये तो उल्टा ही है, इसकी जड़ें दिखाई देती हैं और टहनियाँ छिपी रहती हैं, ट्विग्स छिपी रहती हैं। तो अब देखिए ऐसा क्यों कहा, इसको भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखिए चिंता का जो कारण है, जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ है ना, आपने एग्ज़ाम दिया, अभी BA थर्ड ईयर का एग्ज़ाम आपका आ रहा है, तो आप उसको देंगे, फिर आपको चिंता लगेगी कि भाई कैसे मार्क्स आएंगे, हमने कैसा परफॉर्म किया है। या फिर एग्ज़ाम होने से पहले ही आपको चिंता लगती है कि एग्ज़ाम देना है। तो वो जो रूट है वो तो दिखाई दे रही है ना, आप चिंतित क्यों हैं उसका कॉज आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है चिंता वो दिखाई नहीं दे रही है। आप चिंता तो आपके दिमाग में है ना, आप कारण चिंता का एग्ज़ाम है वो मालूम है, तो वो नेकेड रूट्स हुआ। लेकिन सीक्रेट ट्विग्स, जो चिंता है वो आपके दिमाग में है, वो दिख नहीं सकती किसी को। नॉट जियोमेट्रिक एज द पैराबोलाज, और ना ये जियोमेट्रिक है। जियोमेट्री होती है ज्यामितीय गणित, जब आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स तो उसमें जियोमेट्री होती है, और जियोमेट्री में आप पैराबोलाज, हाइपरबोलाज ये सब पढ़ते हैं, परवलय होता है पैराबोला। तो भाई इनके क्या है, हम एंगल्स देखते हैं, इनकी हम डिस्टेंस देखते हैं। तो ज्योमेट्री में क्या है, चीज़ें एक्यूरेट होती हैं, हम नापते हैं, उनके एंगल नापते हैं ज्योमेट्री में। लेकिन ये जो एंग्जाइटी है
इसके ये ज्योमेट्रिक नहीं है ना। हम इसके एंगल्स, हम इसकी डेप्थ, हम इसकी लेंथ, हम इसकी हाइट नहीं नाप सकते। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो कितने अंश का कोण है उसका, ये सब नहीं नाप सकते। एंग्जाइटी कोई पैमाना नहीं है उसको नापने का, जैसे कि ज्योमेट्री में होता है। पैराबोलास को हम नापते हैं। नॉट ज्योमेट्रिक एज द पैराबोलास ऑफ होप, उम्मीद के। अब इन्होंने उम्मीद के पैराबोला बताए हैं कि भाई उम्मीद के पैराबोला होते हैं और एंग्जाइटी के नहीं होते। तो उम्मीद के पैराबोला, अब इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? भाई एक्सप्लेनेशन लिखना है आपके लिए। स्टेंजा आएगा और आपको मुश्किल से ये 3-4 लाइनें ही होंगी जो आपको दे रखी होंगी। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे मैंने पहला आपको बताया कि फियर ट्री, ब्रांचलेस एज द फियर ट्री, इसको तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप यही बताएंगे कि जब हम किसी चीज़ से डर रहे होते हैं तो हम उसी पर केंद्रित होते हैं। वी आर कंसंट्रेटेड ऑन द सेम थिंग ऑफ विच वी आर एफ्रेड। तो इसलिए जो फियर ट्री है, जो भय है, वो ब्रांचलेस है। हमें इधर उधर ध्यान जाता ही नहीं हमारा। जिस चीज़ से डर रहे हैं उसी पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। वैसे ही जो एंग्जाइटी है उसकी नेकेड रूट्स हैं, यानी जड़ हमको दिखाई देती है, कॉज हमको दिखाई देता है, रीज़न हमको दिखाई देता है एंग्जाइटी का, लेकिन सीक्रेट ट्विक्स होती हैं, ट्विक्स छिपी हुई होती हैं, क्योंकि जो एंग्जाइटी है वो हमारे दिमाग में हमको दिखाई नहीं देती। अब इस लाइन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसमें देखिए, नॉट ज्योमेट्रिक एज द पैराबोलाज ऑफ होप। तो हमने भाई ये बात तो कह दी कि ज्योमेट्रिक नहीं है एंग्जाइटी, और उसमें कोई पैराबोलाज नहीं है ना, कोई परवलय नहीं है, कोई ज्योमेट्रिक आकृतियाँ नहीं हैं, ज्यामिति की आकृतियाँ नहीं हैं, हम नाप नहीं सकते एंग्जाइटी को। लेकिन इन्होंने कह दिया पैराबोलाज ऑफ होप, उम्मीद के, आशा के पैराबोला, परवलय। तो आशा के परवलय क्या हैं भाई? जब आपके सामने उम्मीद होती है ना, आपके पास आशा होती है, तो एक तरीके से आप बैलेंस्ड होते हैं, है ना, आप संतुलित होते हैं। पैराबोला क्या है? एक बीच में से लाइन होती है, आधा एक साइड है, आधा दूसरी साइड है, और उसकी जो दोनों साइड्स हैं वो एक तरीके से मिरर इमेजेस होती हैं। तो एक बैलेंस है परवलय में, पैराबोला में। तो जब आपके पास उम्मीद होती है तो आप बैलेंस्ड होते हैं, आप संतुलित होते हैं कि हाँ ऐसा होगा, मेरी लाइफ में अच्छा होगा। आप बैलेंस्ड अनुभव करते हैं, आप संतुष्ट अनुभव करते हैं, आप सधे हुए होते हैं। उसके उलट जो एंग्जाइटी, जब आप चिंतित होते हैं तो आपका सारा बैलेंस गायब हो जाता है। एक में से एक चिंता निकलती है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, एग्ज़ाम में मैं फ़ेल ना हो जाऊं। तो ये जो बैलेंस है उम्मीद के समय होता है, चिंता के समय नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इस लाइन को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उम्मीद के पैराबोला होते हैं बिकॉज व्हेन वी हैव होप वी फील बैलेंस्ड, वी फील satisfied, but when we are anxious we lose that balance, we become imbalanced. आगे बढ़ते हैं। It has loose ends, loose खुले हुए, ढीले, ends छोर, सिरे। तो जो एंग्जाइटी है उसके छोर, उसके सिरे खुले हुए होते हैं। विद अ नॉट, केवल एक गांठ लगी होती है, एट द टॉप यानी ऊपर। और दैट्स मी, ये मैं कह रहा हूँ, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसके सिरे खुले होते हैं और ऊपर एक गांठ लगी होती है।
देखिए, जब हम चिंतित होते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक एक ग्रंथि सी बन जाती है, एक चीज़ कोई सेट हो जाती है, एक गांठ बन जाती है। अगर वो गांठ खुल गई, है ना, गांठ क्या है, नॉट क्या है, एक जटिलता है, एक कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अगर वो गांठ खुल गई तो चिंता रहेगी ही नहीं। इसलिए कवि ने बोला है कि विद अ नॉट एट द टॉप, ऊपर इसके सिरे पर गांठ लगी है। तो उसने हमारी जो उम्मीद हैं हो सकती हैं हमारी, उनको बांध दिया है। तो वो जो गांठ है जब तक नहीं खुलती है तब तक चिंता बनी रहती है। नॉट वेकफुल इन इट्स वाइट स्नेक। नॉट वेकफुल यानी ये जगी हुई नहीं होती है, इन इट्स वाइट स्नेक, सफ़ेद सांप की तरह। तो सांप बड़ा चौकन्ना रहता है, जगा रहता है। तो सफ़ेद सांप की तरह ये जगी हुई नहीं होती है। ग्लासी वेज लाइक द इलोपिंग गेयटी ऑफ वाटर्स। और ये ग्लासी चमकीली नहीं होती, नोट लगा है ना, अभी ये वही बात चल रही है। चमकीली नहीं होती है ग्लासी वेज लाइक द इलोपिंग गेयटी ऑफ वाटर्स। तो जो इसके रास्ते हैं, चिंता के रास्ते, वो चमकीले नहीं होते हैं जैसे कि इलोपिंग भागते हुए, गेयटी खूबसूरती ऑफ वाटर्स पानी की होती है। पानी जब बहता है तो उसकी अपनी खूबसूरती होती है, वैसी खूबसूरती एंजाइटी की नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इट ड्राउजेस विस्कस एंड फिब्रिड एज पिथ। कैसी होती है ये, यानी ड्राउजेस, ऊँघने, नींद दिलाने वाली, उदास करने वाली, विस्कस चिपचिपी सी होती है, एंड फिब्रिड और इसमें फाइबर्स होते हैं, वो भी चिपकती है, एज पिथ। पिथ पिथ क्या होता है, अब आप कह सकते हैं तारकोल को बोल सकते हैं, तारकोल होता है। तो ये इस प्रकार की होती है, यानी नींद दिलाने वाली, उदास करने वाली, चिपकने वाली, आसानी से नहीं छूटती। जब चिंता आपको एक बार अपने वश में कर लेती है, डस लेती है आपको, तो आसानी से आपके दिमाग से नहीं निकलती। और एज मतलब कोलतार की तरह होती है। फ्लेम्स हैव ओनली लंग्स। फ्लेम्स जो लपटें होती हैं, हैव ओनली लंग्स, उनके केवल लंग्स होते हैं, यानी फेफड़े होते हैं। फेफड़े क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो फ्लेम्स भी तो यही काम करती हैं, लपटें। आग जल नहीं सकती, अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं जलेगी। तो आग क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है और जब जलाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो फ्लेम्स हैव ओनली लंग्स, लपटों के पास केवल फेफड़े होते हैं। वाटर इज़ ऑल आइज, और जो पानी है वो आँखों की तरह है। आँखों में हमेशा हमारी गीली रहती हैं, हमेशा उनमें नमी रहती है, पानी रहता है। तो जो पानी है वो आँखों की तरह है, और जो लपटें हैं वो फेफड़ों की तरह हैं। तो ये इमेजरी क्रिएट की गई है एक तरीके से, ये मेटाफर्स हैं। ये फ्लेम्स हैव ओनली लंग्स, वाटर इज ऑल आइज, तो ये मेटाफर्स हैं, कंपैरिजन है। द अर्थ हैज़ बोन फॉर मसल। द अर्थ जो धरती है, हैज़ बोन इसके पास हड्डी है, फॉर मसल मसल के स्थान पर, मांसपेशियों के स्थान पर इसके पास हड्डी है। ये भी देखिए मेटाफर है कि अर्थ कठोर होती है ना धरती, तो पिलपिली तो होती नहीं है, अंदर भले ही लावा भरा हुआ है, वहाँ तो लिक्विड है सारा कुछ, तो लेकिन ऊपर से जब हम देखते हैं तो वो क्या है, हार्ड है, बोन की तरह, हड्डी की तरह कठोर है, और उसकी मसल्स नहीं हैं। तो ये भी एक मेटाफर है। एंड और द एयर, हवा, इज़ अ फ्लॉक, एक झुंड है, ऑफ इनविजिबल पिजन्स, इनविजिबल अदृश्य, पिजन्स कबूतरों का। तो कबूतर जब उड़ते हैं, पंख फड़फड़ाते हैं तो हवा आती है। अब हवा को उन्होंने नाम दिया कि भाई हवा आती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। तो हवा को उन्होंने मेटाफर दिया, कंपैरिजन दिया
कि भाई ये कबूतर उड़ रहे हैं लेकिन इनविजिबल हैं, एक झुंड है कबूतरों का जो कि अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहा। बट लेकिन एंजाइटी जो चिंता है, कैन फाइंड, वो नो मेटाफर, उसको कोई मेटाफर, कोई रूपक नहीं मिलता टू एंड इट, इसको समाप्त करने का। यानी उसकी चिंता किस चीज़ से की जाए ये एक ए रामानुजन को समझ में नहीं आ रहा। एंजाइटी को क्या मेटाफर दें, हर चीज़ के लिए उनके पास एक सिमिली है, एक मेटाफर है, यानी उसकी तुलना करने का रास्ता है, ज़रिया है कि भाई इससे तुलना की जा सकती है। लेकिन एंजाइटी की तुलना किस चीज़ से करें वो ए के रामानुजन को समझ में नहीं आ रहा। तो ये पोइम यहाँ समाप्त होती है। और ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, एग्ज़ाम में आया है, शायद 2014 का है तो पुराना, लेकिन इसी सिलेबस में से ये क्वेश्चन पेपर बना है। तो आप 4th क्वेश्चन पे नज़र डालिए। इसमें व्हाट डज द पोएट से, यानी कवि क्या कहता है, इन लाइन्स, पंक्तियों में 10 to 12, यानी 10, 11, 12 उन 3 पंक्तियों में, ऑफ द पोइम एंग्जाइटी, जो कविता एंग्जाइटी है, अभी अभी आपने पढ़ी ना मेरे साथ, तो इसकी 10, 11, 12 पोइम्स में वो लाइन्स में कवि क्या कहता है वो आपको बताना है। तो ये जो लास्ट लाइन्स है ना, ये 10, 11, 12 नहीं है, ये ऊपर वाली जो लाइन है ये 12वीं है, ये 13 है, ये 14 है। तो 12th लाइन तो ये हो गई, एंड द एयर इज़ अ फ्लॉक ऑफ इनविजिबल पिजन्स। और तो ये 11, 12 लाइन्स ये हैं, फ्लेम्स हैव ओनली लंग्स, वाटर इज़ ऑल आइज, ये हुई 10th लाइन। और द अर्थ हैज़ बोन फॉर मसल, ये हुई 11th लाइन। और ये 12th मैंने यहीं लिख ली, वो दूसरे पेज पर जा रही थी। अब ये मत कहिएगा मैडम का राइटिंग बड़ा गंदा है, जल्दबाजी में लिखा है। मैम का राइटिंग वैसे अच्छा है, सुलेखा नाम है मैम का, सुलेखा मीन्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो चलिए एक बार फिर से हम उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि लाइन 10, 11, 12 में पोइट ने क्या कहा है। तो देखिए 10 में उसने कहा फ्लेम्स हैव ओनली लंग्स, तो इन तीनों लाइंस का एक तरीके से आपको मीनिंग लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में और उनको एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया, फ्लेम्स हैव ओनली लंग्स, यानी जो लपटें हैं, ज्वालाएं हैं, वो लंग्स है, एक तरीके से उनकी तुलना लंग्स से की जा सकती है, फेफड़ों से की जा सकती है, बिकॉज लंग्स टेक ऑक्सीजन एंड दे एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। आप ऐसे लिखेंगे, लंग्स इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। इन द सेम वे फ्लेम्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आप वाटर इज़ ऑल आइज, फिर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे दैट वाटर इज़ ग्लॉसी, वाटर शाइन्स लाइक आइज। हमारे चेहरे में जब आप चेहरा देखेंगे किसी का तो क्या चीज़ है जो चमकती है, हमारी आंखें चमकती हैं ना। तो इसी तरीके से पानी चमकता है ना, लाइट पड़ती है और पानी चमकता है। तो पानी की तुलना हमारी आँखों से की जा सकती है, हमारे बॉडी के पार्ट्स से एक तरीके से तुलना की जा रही है। देखिए लंग्स हमारी बॉडी के पार्ट हैं तो फ्लेम्स की तुलना उनसे हो गई लंग्स से। आइज़ हमारे बॉडी के पार्ट हैं तो वाटर की तुलना आइज़ से हो गई। फिर देखिए बोन और मसल, ये बात कह रहे हैं कि द अर्थ हैज़ बोन फॉर मसल, जो धरती है तो बिकॉज द अर्थ इज़ हार्ड, कठोर होती है, सो इट्स लाइक बोन। The bones that exist in our body, they are hard like earth। और muscles नहीं है, वो मना कर रहा है कि earth has bones for muscles। तो for का मतलब in place of, instead of, तो in place of muscles earth has bone। तो ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। फिर आप ये 3rd लाइन को एक्सप्लेन करेंगे जो कि इस कविता की 12th लाइन है।
and the air is a flock of invisible pigeons. So we feel the air, but we don't see it. That's why the poet has compared it with a flock, means a group of pigeons that are not visible, जिनको हम नहीं देख पा रहे, तो अदृश्य कबूतरों से तुलना की है हवा की। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब ये एक और क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, इसमें देखिए, इसमें भी 4th नंबर पे ही है क्वेश्चन जो पूछा गया है इस पोइम के बारे में। व्हाट डज रामानुजन से अबाउट एंग्जाइटी इन हिज फेमस पोइम एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी के बारे में रामानुजन अपनी प्रसिद्ध कविता एंग्जाइटी में क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको इस पूरी पोइम की समरी बतानी, जो भी आपने पढ़ा है ना इस पोइम में, तो वो पूरा समराइज करना है कि वो एंग्जाइटी के बारे में क्या कहते हैं। तो ये अभी जो आपने पढ़ा कि नॉट ब्रांचलेस एज द फियर ट्री, कि भाई जो फियर है वो एक चीज़ पर केंद्रित रहता है, हम केवल उसी चीज़ को देख रहे हैं, उसी चीज़ को सोच रहे हैं। जब हम किसी चीज़ से डर रहे हैं तो हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसी चीज़ से। तो ये ब्रांचलेस उस तरीके से नहीं है एंग्जाइटी जिस तरीके से फियर ट्री होता है, और इसकी जो रूट्स हैं वो नेकेड होती हैं, बाहर हमको दिखती हैं, जबकि इसकी लताएं अंदर होती हैं, सॉरी लताएं नहीं, उसकी टहनियाँ अंदर होती हैं। और फिर पोइट ने कहा है कि ये ज्योमेट्रिक नहीं है जैसा कि पैराबोलाज ऑफ होप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी आपने पढ़ी वो एक तरीके से समराइज़ करनी है आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि ये वीडियो मुझे यहाँ समाप्त करना चाहिए। धन्यवाद।